देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स 3 दैट इज कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉची थ्योरम देख ली थी, ठीक है ना। अब लिखिए इसके अंदर एक दो क्वेश्चंस करते हैं। लिखो क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन, लिखो फाइंड इंटीग्रेशन dz अपॉन जेड स्क्वायर, dz अपॉन जेड स्क्वायर where c is contour, where c is contour and have an equation of an ellipse, and have an equation of an ellipse, इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है। और इलिप्स आपके पास में है x माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, ठीक है ना। तो कीजिए, कितना आएगा। ये आपके पास C के अंदर है और C जो है आपके पास कंटूर वो ऐसे दे रखा है ना। सबसे पहला काम करो इस इलिप्स को ड्रॉ करने का, है ना। इलिप्स को ड्रॉ कैसे करोगे, सॉल्यूशन। अब इलिप्स की जनरल इक्वेशन लिखो, है ना। इसकी जनरल इक्वेशन क्या है आपके पास में, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यही होता है। एक्स नोट वाई नोट क्या होता है, एक्स नोट वाई नोट इसका सेंटर, इसके सेंटर्स होते हैं, ठीक। अब देखें यहाँ पे समझिएगा, इलिप्स कैसे है तुम्हारे पास, देखो इससे कंपेयर करेंगे तो सेंटर तुम्हें कहाँ दिख रहा है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। सेंटर कहाँ पे है, ये सेंटर तुम्हारे पास यहाँ पे हो गए इस इक्वेशन के लिए 2 और 5, ठीक है। मतलब एक्स में तुम्हें जाना है 1 2 और वाई में तुम्हें जाना है 5 तक, दैट मीन्स 1 2 3 4 5, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें सेमी मेजर एक्सेस और सेमी माइनर एक्सेस ए और बी ये होते हैं तुम्हारे पास में। लेकिन देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ए बराबर तो कितना है इसमें और बी बराबर कितना है, इसको 2 का स्क्वायर लिख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बनेगा। ये तुम्हारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हो गया 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया तुम्हारे पास 2, ठीक है। अब जो आपको फंक्शन दे रखा है, ठीक है, देखो आपको एफ जेड कितना दे रखा है, आपको एफ जेड दे रखा है 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अच्छा, ये कहाँ पे डिफाइन नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू 0, बाकी सब पॉइंट्स के ऊपर डिफाइन है। अच्छा, मुझे जल्दी से बताओ, क्या जेड बराबर 0 इसके अंदर आएगा क्या, नहीं आएगा। और हमें कहाँ निकालना है, इसके अंदर या इसके बाहर, इसके अंदर। इसके अंदर ये वाला फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, एनालिटिक रहेगा। अगर ये हमेशा एनालिटिक होता है, डिफाइन होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी तुम्हारे पास, इसकी वैल्यू क्या होगी 0। कॉची थ्योरम यही तो बोलती है तुम्हारे पास में, तो नोट कर लो, इसको लिख लेना। दिस फंक्शन is analytic everywhere in contour C, so according to Cauchy theorem, ठीक। क्या बोलेगी कॉची थ्योरम, इंटीग्रेशन
सी 1/z स्क्वायर dz इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास? 0 आ गया। हो गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए अभी। और कंफ्यूजन नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। फाइंड I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C 5z प्लस 7 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3, z स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 dz। ठीक, और ये आपके पास है z माइनस 2 इज इक्वल टू 3। 2 है भाई, ये है ना, इसको 2 कर लेना, दिस इज 2। कीजिए इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम करो, इस सर्किल को ड्रॉ कीजिएगा, है ना। सर्किल को सबसे पहले ड्रॉ करो एक बार। क्वेश्चन करने का तरीका देखो यही है, ठीक है। सॉल्यूशन, तो इसको देख के बताओ मेरे पास सेंटर कहाँ कहाँ पे है। x प्लस आयटा वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो सेंटर क्या हो गए इसके 2 0 एंड आर कितना हो गया रेडियस, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक नहीं। सेंटर देखो ऐसा है तुम्हारे पास, दिस इज ओरिजिन, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। और सेंटर मेरे पास कहाँ पे है इसका 2 0 पे, यहाँ पे तुम्हारे पास सेंटर है इसका, ठीक है ना। तो ये कैसे बनेगा तुम्हारे पास रेडियस 2, तो 2 रेडियस ले लेना तुम्हारे पास। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, देखो ऐसे बनेगा। सेंटर 2 0 पे हो गया, इसका रेडियस इधर भी 2 हो गया, इधर भी तुम्हारे पास 2 हो गया, ठीक। अब देखो, अब तुम्हें इसको सोल्व करना है। तो पहले ये देखो कि जो एफ जेड है, एफ जेड मतलब इसको मैं आई सी एफ जेड डी जेड बोल सकता हूँ। एफ जेड कितना होगा 5z प्लस 7 अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3। तो सबसे पहले चेक करो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी, क्या बोलूँगा इसको मैं COS, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी। मतलब इस फंक्शन की सिंगुलर पॉइंट कहाँ कहाँ पे है। सिंगुलर पॉइंट का मतलब कहाँ कहाँ पर ये
डिफाइन नहीं हो रहा है। तो कहाँ पे डिफाइन नहीं होगा? जहाँ पर नीचे वाला क्या बन जाए? 0 बन जाए। तो जेड स्क्वायर प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो ये हो जाएगा, इसके टुकड़े करो, जेड स्क्वायर प्लस 3z माइनस z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा z प्लस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा z माइनस 1 और z प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर पॉइंट कहाँ कहाँ पे है भाई? एक तो z बराबर 1 पे एंड दूसरा z इज इक्वल टू माइनस 3 पे। बताओ मुझे जल्दी से, z बराबर 1 कहाँ पे होगा और z बराबर माइनस 3 इसके बाहर होगा। तो ये तो तुम्हारे पास, इसके लिए तो काउंट नहीं करेंगे अपन, किसके लिए देखेंगे? ओनली इस अंदर वाले के लिए देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका क्या है वो देख लो एक बार। देखो आपके पास fz बन गया, आपके पास fz बन गया 5, क्या था? 5z प्लस 7 अपॉन, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? z माइनस 1 z प्लस 3, ठीक है। अब इसको a अपॉन प्लस b अपॉन के फॉर्म में लिख लो, लिख सकते हैं ना ऐसे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास में, इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देख लो यहाँ पे एलशियम लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा a z प्लस 3 प्लस b, एक मत देखो तुम्हें पूरा ही बता देता हूँ, है ना। देखो इधर ये आपके पास ऐसा है 5z प्लस 7 अपॉन z माइनस 1 z प्लस 3 इज इक्वल टू, ये एलशियम लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? a प्लस b z माइनस 1, ये बचेगा। नीचे से ये कैंसिल आउट, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? a z प्लस 3 प्लस b z माइनस 1 इज इक्वल टू 5z प्लस 7, ठीक है। अब तुम्हें कैसे भी a और b की वैल्यू निकालो, ये मैंने इसके बराबर माना है, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे a और b की वैल्यू? देखो कैसे निकालेंगे, एक बार तो z बराबर 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करेंगे तो तुम्हारे पास ये कितना हो जाएगा? 0, और ये कितना हो जाएगा? 4a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ठीक। b निकालने के लिए मुझे a 0 करना पड़ेगा, ये 0 कब होगा? यस, पुट z इज इक्वल टू माइनस 3, उस केस में कितना हो जाएगा? माइनस 4b इज इक्वल टू, ये माइनस 15 यानी कि माइनस का 8, देखो चेक कर लो एक बार, यही आएगा 15 हो जाएगा, ये 15 माइनस का 15 प्लस का 7, यही आएगा तुम्हारे पास। तो फ्रॉम 1 समझना इसको, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 से आपके पास क्या बन जाएगा? एफ जेड इज इक्वल टू ए अपॉन, ए मतलब 3 अपॉन z माइनस 1 प्लस 2 अपॉन, समझ में आ गया? क्योंकि ये पूरा उसके बराबर था और उसके लिए मैंने a और b की वैल्यू निकाल ली। अब तुम्हें क्या करना है? सो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू एफ जेड डी जेड, दैट मीन्स ये अलग अलग हो जाएगा, 3 अपॉन z माइनस 1 डी जेड प्लस 2 अपॉन z प्लस 3 डी जेड, ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा ये तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा भाई? 0 बन जाएगा। क्यों बन जाएगा 0? बिकॉज z बराबर माइनस 3 उस रीजन के आउटसाइड है, हमें तो अंदर निकालना है को, तो कौशी थ्योरम से इसको क्या कर दूंगा मैं? 0 कर दूंगा। और ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 3 को बाहर ले लो, c डी जेड अपॉन जेड माइनस 1, कल जाते जाते एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, 3 इंटू ये किसके बराबर होगा टोटल? इसकी पावर 1 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 6 पाई आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। क्लियर है? तो मेथड समझो एक बार, ये समझ में आ गया 0 क्यों होगा? ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो मेरे पास सर्किल ये था, मेरे पास सर्किल ये था, मुझे इसके अंदर निकालना है, और सिंगुलरिटी कहाँ बन रही है? इसके बाहर है -3 पे। और कौशी थ्योरम क्या बोलती है? अगर आपके पास फंक्शन ये है और इसके लिए निकालना है, इसके लिए कहीं पे भी सिंगुलरिटी नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या होगा तुम्हारे पास में? 0 होगा। यही तो बोलती है ना, एफ जेड डी जेड आपके पास 0 होगा।
तो ये देखो सिंगुलरिटी डिफाइन इसके बाहर हो रहा है, मुझे निकालना है इसके अंदर। इसके अंदर हर पॉइंट पे ये फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, तो क्या बन जाएगा कॉची थ्योरम से, 0 बन जाएगा ना। ठीक, नोट कर लो इसको। और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए भाई। ऐसे क्वेश्चंस आरपीएससी दोनों साल में पूछा नहीं है तो पूछ सकता है, ध्यान रखना। नीचे करना है। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन, आपको निकालना है I इज इक्वल टू, देखो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए, लेकिन वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वो क्वेश्चन करवाना जरूरी है ना। लिखो C 8z माइनस 3 अपॉन z स्क्वायर माइनस z, और यहाँ पे हो जाएगा dz, z स्क्वायर माइनस z dz, वेयर C इज, वेयर C is figure 8 contour, C is figure 8 contour, 8 contour, ठीक। और लग बना लो ये फिगर चाहे, दिस इज Z, दिस इज FZ, दिस इज ओरिजिन O,
ठीक, ये आपके पास में मान लेता हूँ दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 3/2, ठीक है। इसके अलावा दिस इज C, दिस इज C1, दिस इज C2। अच्छा क्वेश्चन है भाई, करो इसको। अब तुम्हें फिगर तो बनाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, वो तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक। चाहो तो इसके ऑप्शन भी लिख सकते हो। ऑप्शन ए है 4 पाई आयटा माइनस 4 पाई आयटा, सी 2 पाई आयटा माइनस 2 पाई आयटा। यस, जो आपको गिवन है वही है। इसमें C1 में भी दोनों अलग-अलग नीचे ऊपर और नीचे। हाँ, दोनों C1 नहीं है ना, ये तो C आपके पास है, ये C1 है। C तो मतलब टोटल कंटूर हो गया, और C1 एक छोटा कंटूर हो गया, C2 ये वाला कंटूर हो गया। टोटल कंटूर का डायरेक्शन क्या है? C, जो कि कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ गए? करो तो इसको जल्दी से। सबसे पहले तो इसकी कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी निकालो। कितना आएगा? z² माइनस z इज इक्वल टू 0, z माइनस, एक तो z बराबर 0 आ गया एंड दूसरा z बराबर, तो z बराबर 0 कहाँ पे आएगा भाई? इस C2 के अंदर आएगा, और z बराबर 1 कहाँ पे आएगा? ठीक, अब क्या करोगे? वही fz को a/z प्लस b/z माइनस 1 के कर करो। fz इज इक्वल टू 8z माइनस 3/z z माइनस 1 a/z प्लस b/z माइनस 1, तो ये हो जाएगा a। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, z माइनस 1 प्लस bz इज इक्वल टू 8z माइनस 3। अब a और b की वैल्यू कैसे निकलेगी? सबसे पहले पुट, पहले a की निकाल लो, तो z बराबर कितना रख दूँ? 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो माइनस 3, तो a बराबर कितना आ गया? 3, ठीक है ना। एंड दूसरा पुट कितना रखेंगे इस बार? z बराबर 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? b बराबर
5, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास मिल जाएगा एफ जेड इज इक्वल टू 3/z प्लस 5/z-1। तुम्हें निकालना है i इज इक्वल टू एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन c इज इक्वल टू, इसको देखो क्या लिखूंगा मैं, 3/z, यहाँ पे डी जेड, जेड बराबर 0 किस में आ रहा है, किस में आ रहा है, C2 में, तो उसको डायरेक्शन के साथ लिखो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, C2 देखो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो यहाँ C2 लिख दो, प्लस 5 को बाहर ले लो, इसमें भी आप चाहो तो एक काम करना 3 को बाहर ले लेना है ना, और यहाँ से डी जेड यहीं पे लिख देना, जैसे स्टैंडर्ड तुम्हारे पास बन जाएगा, प्लस 5 इंटीग्रेशन C1 का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज, ठीक है, C1, और यहाँ तुम्हारे पास में 5 को बाहर ले लिया, डी जेड अपॉन में z-1, ठीक। अब देखो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा z-0 की पावर 1 कितना होता है 2πi आया, स्टैंडर्ड बता रखा है मैंने। अब इसको मैं क्या करूँगा, पहले माइनस लिखूंगा और डायरेक्शन इसका क्या करूँगा, क्योंकि स्टैंडर्ड हमने किस में पढ़ा है, एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज से जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो डायरेक्शन क्या ले लोगे, माइनस, और यहाँ पे C1, यहाँ पे dz/z-1, तो ये हो जाएगा 6πi माइनस 5, इसका वैल्यू 2πi, क्योंकि दोनों उसके अंदर के उस दोनों के अंदर आ रहे हैं तुम्हारे पास में, तो कितना हो जाएगा माइनस, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ओनली इसलिए दिया है, जस्ट ये बताने के लिए कि किस तरह से तुम्हारे पास में ये वेरी करेगा। कर लो इसको नोट। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए भाई, है ना, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। अगर ये हो गया तो नेक्स्ट इसमें हेडिंग लिखेंगे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। ट्राई किया करो, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसी टाइम नोट करने का, है ना, ठीक है। अगर चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो फिर बाद में पहले समझो। हेडिंग लिखिए कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ठीक। तो लिखो इसके अंदर, इफ ए फंक्शन एफ जेड, इफ ए फंक्शन एफ जेड, पहले जो मैंने पढ़ा है वो कॉशी थ्योरम थी, ये आपके पास में क्या है, कॉशी इंटीग्रल थ्योरम। लिखो इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन कंटूर सी, इज एनालिटिक इन कंटूर सी, in contour C, the value of fz at point, the value of fz at point z is equal to a in C can be given by, in C can be given by, can be given by, लिख लो, f of a is equal to 1/2 iota इंटीग्रेशन c
एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और करके क्या लिख सकता हूँ, इस 2 पाई आइटा को इधर ले आना, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ ए। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो यहां पे इस लाइन को अच्छे से अंडरलाइन कर लो। बोल रहा है इफ ए फंक्शन एफ जेड, पहली बात तो एफ जेड क्या होगा आपके पास में, एनालिटिक होना चाहिए। ठीक, इन कंटूर सी द वैल्यू ऑफ एफ जेड एट पॉइंट जेड बराबर ए इन सी, इसको भी अंडरलाइन कर लो कि वो सी के अंदर होना चाहिए, है ना, जेड बराबर ए इन सी। ठीक, या फिर आप इसको फॉर्मूला बेस में मैथमेटिकली लिखना चाह रहे हो तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, चाहो तो इसमें ऐसे लिख दो नोट करके, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हो आप कि इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड सी इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए और 0। ये कब होगा, इफ ए inside C, if A outside C। ये लीजिए, तो एक तरह से जो मैंने अंडरलाइन करवाया है ना आपको, अगर आप ये याद कर लेंगे तो सफिशिएंट रहेगा, है ना, क्योंकि वो थियोरटिकल है, ये मैथमेटिकली आप ज़्यादा ध्यान देते होंगे। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए। इसमें बस आपको इतना फायदा होगा कि अभी आप तोड़ते थे ना उसको a अपॉन प्लस बी अपॉन, वो आपको नहीं तोड़ना पड़ेगा। वैसे आपको मैं लास्ट में एक मेथड और बताऊंगा जो कि आपके पास होगा कॉशी रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू निकालो, सबको ऐड करो, लास्ट में 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, बट ये भी सीख लो एक बार। चलिए एक क्वेश्चन कर लो इसके बेस पे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी डी जेड अपॉन जेड प्लस 2, जेड इंटू जेड प्लस 2, और ये आपको दे रखा है जो सी है वो आपके पास है z इज इक्वल टू 1। चाहो तो आप पहले वाले मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूं, देखो कैसे, समझ लो इसको, है ना, इसको समझ लो। सबसे पहला काम क्या होगा आपका, इस सर्किल को ड्रॉ करना, बिल्कुल आसान है। सेंटर इसके 0 0, रेडियस कितना है, ये लीजिएगा, रेडियस 1 हो गया, सेंटर इसका 0 0 हो गया। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी क्या हो गया, जेड प्लस 2 इज इक्वल टू, तो जेड बराबर 0 एंड -2। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो इसके अंदर आएगा और एक इसके, क्योंकि रेडियस तो तुम्हारे पास 1 ही होगा ना, एक बाहर हो गया, तो मतलब ये तुम्हारे पास इसका बाहर हो गया, जेड बराबर -2। तो देखो यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी, ठीक, 1 अपॉन जेड प्लस 2 डी जेड अपॉन में जेड माइनस 0, ऐसा लिख सकता हूँ इसको मैं। भाई है तो तुम्हारे पास, इसको वापस नीचे ले आओ, ये बन जाएगा ना तुम्हारे पास। ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज ये आपके पास क्या बन गया अब, ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज एफ जेड। ठीक है, इसको अगर मैं कंपेयर करवाऊँ, समझना यहाँ पे, इसको कंपेयर करवाऊँ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड से कंपेयर करवा सकता हूँ। तो कंपेयर करवाएंगे तो क्या होगा तुम्हारे पास, देखिए कंपेयर करवाओगे तो आपके पास क्या होगा, देखो
सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये एफ जेड, इसको कंपेयर करवाओगे तो एफ जेड आपके पास कितना हो जाएगा, क्या ये एफ जेड इसके अंदर एनालिटिक है, डिफाइन है, ये देखो अच्छे से इसके अंदर डिफाइन है ना, जेड बराबर -2 क्या इसके अंदर आ रहा है क्या इसके बाहर आ रहा है तुम्हारे पास, दिस इज एनालिटिक, एनालिटिक इनसाइड सी के अंदर ये एनालिटिक है। और मैंने जो कंडीशन बताई थी आपको वो क्या बताई थी, देखो कंडीशन भी आपको यही बताई होगी, कंडीशन मैंने आपको ये बताई होगी, उसके अंदर लिखवाया होगा साफ साफ कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन कंटूर सी, एफ जेड आपके पास क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे एनालिटिक होना चाहिए उस सी के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास ऐसा ही तो है, यहाँ पे तुम्हारे पास देखो ऐसा ही है कि आपके पास जो एफ जेड है वो इस सी के अंदर तो डिफाइन है, एनालिटिक है। एनालिटिक कहाँ पे नहीं है, इस सी के बाहर नहीं है, क्योंकि -2 पॉइंट इस सी के बाहर है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, सो आपके पास ये आई बराबर क्या होगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए जेड माइनस ए, तो कितना हो गया तुम्हारे पास में एफ ऑफ 0, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा फंक्शन एफ जेड, ये रहा, इसमें जेड बराबर 0 रखोगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा, नोट कर लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। कंफ्यूजन है कुछ भाई, जो भी आपके पास में है उसको पहले एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का फॉर्म बनाओ, और वो इस तरह से बनेगा कि एफ जेड तो उस सी में एनालिटिक होना चाहिए, और जो जेड माइनस ए जो होगा, यानी कि जेड माइनस यहाँ पे 0 जो है वो इसके अंदर आना चाहिए, ऐसा ही तो है। जस्ट मैंने कंपेयर करवाया, फॉर्मूला लगाया 2 पाई आइटा इंटू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए बराबर यहाँ पे 0 है और एफ जेड आपके पास ये है, तो जेड बराबर 0 रखोगे तो आपके पास ये मिल जाएगा। चले आगे, पूछ लो भी कोई कंफ्यूजन हो तो, और नहीं है तो फिर आगे क्वेश्चन लिखो। लिखिए आई इंटीग्रेशन सी ई टू द पावर 3z अपॉन जेड माइनस ln2, और यहां पे लिख दो dz, ठीक। वेयर सी इज ए स्क्वायर विद वर्टिसेज, वेयर C is square with vertices plus minus 1 and plus minus iota, and it passes through center, and it passes through center, and it passes through center. सबसे पहला काम क्या होगा, सी बनाना है ना, तो सी को ड्रॉ करो सबसे पहले। सेंटर से पास होना चाहिए, ये लीजिएगा, दिस इज जेड, दिस इज एफ जेड, दिस इज ओरिजिन ओ। इस तरह से बनाओ, देखो ये आपके पास इस तरह से बनाओ
कि इनके जो वर्टिसेज है स्क्वायर के वर्टिसेज वो क्या होने चाहिए, प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा, ठीक है। तो एक बार सिंपल एक स्क्वायर बना दूँ, ये आपने स्क्वायर बना दिया जो कि ओरिजिन से पास होगा, साफ साफ बोल रहा है। अच्छा क्या बोल रहा है तुम्हारे पास में, ये तुम्हें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में ओनली तुम्हें इतना गिवन है, बस इतना। अब स्क्वायर ये डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है। अब आपको बोल रहा है इसके वर्टिसेस कौन कौन से होंगे भाई, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये वर्टिसेस है, ठीक है। बोल रहा है ये प्लस माइनस वन है, इसका मतलब ये क्या हुआ तुम्हारे पास में, दिस इज प्लस वन और आयोटा, तो ये होगा तुम्हारे पास एक तरह से वन वन, क्योंकि इमेजनरी एक्सिस होता है ना तुम्हारे पास में, ये एक्स में प्लस वन चला, वाई में आयोटा चला, मतलब प्लस वन चला तुम्हारे पास में, ठीक है। ऐसे ये क्या होगा तुम्हारे पास में माइनस वन और प्लस वन, ये क्या हो गया तुम्हारे पास माइनस वन, ये क्या हो गया वन माइनस वन। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये वाला पॉइंट वन, ये वाला पॉइंट कितना हो गया, ये वाला पॉइंट वन माइनस वन, इसको आयोटा बोल सकते हैं क्योंकि ये इमेजनरी एक्सिस के ऊपर है। अब चेक करो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी आपके पास क्या होगा, z माइनस एल एन टू इज इक्वल टू जीरो, तो z बराबर कितना हो गया एल एन टू, क्या ये इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा एल एन टू की वैल्यू कितनी होती है, वेरी गुड, इसकी होती है 0.693, तो क्या 0.693 इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा या बाहर एग्जिस्ट करेगा, भाई ये वन है तो सीधी सी बात है इसके अंदर ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा ना। ये जब अंदर एग्जिस्ट करेगा तो देखो इसको अब तो सोल्व हो जाएगा आराम से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, i इज इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है सही है, इंटीग्रेशन c e टू दी पावर 3z अपॉन z माइनस एल एन टू, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, क्या ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पे। अच्छा इसका मतलब कंपेयर करवाएंगे तो एफ जेड कितना हो गया e टू दी पावर 3z, ठीक, e टू दी पावर 3z हो गया। तो i आपके पास कितना होता है 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ a। अच्छा a बराबर कितना हो गया यहाँ पे ln 2, ठीक है। तो देखो 2 पाई आयोटा ऐसे कि ऐसे, एफ ऑफ a का मतलब f ऑफ ln 2, मतलब जहाँ पे तुम्हारे पास z है वहाँ पे क्या रख दोगे आप ln 2 रख देंगे, तो 2 पाई आयोटा e टू दी पावर 3 और z की जगह ln 2, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करो, 2 पाई आयोटा e टू दी पावर ln, इसको ऊपर ले जाओ और ये तुम्हारे पास हट जाएगा एंटीलॉग से, तो ये हो जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू 8, मतलब z क्यूब नहीं है ये 2 की पावर क्यूब है ये, तो 8 हो जाएगा ना तुम्हारे पास ये, तो ये कितना हो जाएगा 16 पाई आयोटा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो इसको, और कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। दो दिन में आपका एक कॉम्प्लेक्स फिनिश हो जाएगा भाई, है ना। और ये मान के चलो अगर आपने ये अच्छे से पढ़ लिया, मतलब जो पढ़ाया गया वो समझ लिया, तो आपके आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाएंगे। बस ये है कि जो पढ़ाया जाए वो अच्छे से समझ लो। हाँ वो लेंगे, तुम कब जाओगे? कल ले लेते हैं, है ना। कल तुम्हें जल्दी बुला लेंगे 5 से पहले, तो तुम्हारा पार्टिकल वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। वो सुरेश देख रहे हैं लेक्चर, नहीं देख रहा? देख रहा है, करा जाएगा। यूट्यूब पे मैंने डाल चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, दोनों लेक्चर। आज वाला भी अपलोड कर दिया मैंने।
हमें कोई कंफ्यूजन इसमें? चले आगे, एक लिखो फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन, फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन इफ साइड ऑफ स्क्वायर, इफ sides of square is 1 then उस केस में I कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से और देखो एक बार। क्या हुआ? आंसर कितना आएगा इसका? डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। देखो इधर समझो चीजों को कि आपको बस थोड़ा सा इसके चेंज किया है ना, उस पर ही आपको ध्यान देना है। देखो यस, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आ जाएगी, है ना, क्योंकि जेड एफ जेड इस बार बोल रहा है कि आपके पास जो स्क्वायर है, आपके पास जो स्क्वायर है उसका साइड कितना है? 1, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कितना है तुम्हारे पास? तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? 0.5, यही होगा। और तुम्हारे पास क्या है? 0.693 जो किसके बाहर होगा। तो आई तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगा? 0, बिकॉज जो z बराबर जो भी a है ln2 वो आउटसाइड द c होगा, इसलिए। हाँ जी, ए उसका सिंगुलर पॉइंट है जहां पे वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक है भाई। एफ जेड का नहीं है, ध्यान रखना, वो एफ जेड का नहीं है। एफ जेड तुम्हारे पास अलग है। देखो यहां पे समझो, देखो यहां पे जैसे तुम्हारे पास जो हम इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं वो आपके पास इस तरह का बनना चाहिए। इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड, आपके पास इस तरह का इंटीग्रेशन बनना चाहिए। और जहां पे ये जो ए है आपके पास में, वो जो भी आपको दे रखा है टोटल, उसमें डिफाइन नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन अगर मैं बता दूं, चाहे ये भी देख सकते हो तुम। जैसे देखो यही देख लो तुम एक बार, है ना। जैसे ये तुम्हारे पास, अब तुम इस पूरे को एफ जेड मत बोलो यहाँ पे, ठीक है। चाहो तो इसको कोई दूसरा नाम दे दो, जी जेड नाम दे दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास इसको कंपेयर करवाओ किससे? एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड से, ठीक है।
अब मेरे पास इससे जब कंपेयर करवाओगे तुम पूछ रहे हो कि ये ए क्या है। ए वो पॉइंट है जहां पे ये पूरा क्या बन रहा हो, सिंगुलर बन रहा हो, मतलब डिफाइन नहीं हो रहा हो। भाई यहाँ पे z बराबर ln2 रख दूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ए वो सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। इससे पहला वाला क्वेश्चन अपन ने देखा, इसमें देखो यस दिस, ठीक है ना। इसके अंदर देखो तुम्हारे पास में, अब ये तुम्हारे पास पूरा fz नहीं है, इसको मुझे कैसे बनाना होगा, fz अपॉन z माइनस ए dz का फॉर्म, और जिसमें भी fz क्या होगा, हर पॉइंट पे एनालिटिक होगा उस c के अंदर। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा, इसलिए मैंने इसको लिखा था 1 अपॉन जेड प्लस 2, क्योंकि 1 अपॉन जेड प्लस 2 को मैंने fz बोला जो कि इसके अंदर एनालिटिक है। भाई z देखो 1 अपॉन जेड प्लस 2 जो आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने fz बोला और मैंने बोला कि ये एनालिटिक है। देखोगे तो z बराबर -2 पे एनालिटिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो जो आपको पास c दे रखा है उसमें तो एनालिटिक है ना, ठीक है ना। और ये जो z माइनस 0 है उससे कंपेयर करवाओ तो z बराबर देखो 0, ये क्या बन रहा है तुम्हारे पास में, टोटल इनफाइनाइट बन रहा है ना। तो z माइनस a जो होता है वो पॉइंट होता है जहां पे वो पूरा जो इंटीग्रेशन जो है वो डिफाइन नहीं होता है, ठीक। चलिए अच्छा, एक कंसेप्ट और है वो और देख लो। जैसे मैंने यही वाला क्वेश्चन किया है ना, तो इसमें देखो हमेशा मेरे पास में z का जो कोफिशिएंट है वो कितना बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए, ध्यान रखना सोल्व करते समय। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन करता हूं। देखो एक क्वेश्चन लिखिए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन c साइन 2z अपॉन 2z माइनस पाई dz, और ये आपको दे रखा है 1। बताओ जल्दी से, इसकी वैल्यू क्या होगी, अंदर है क्या, अरे अंदर नहीं, अंदर अंदर जीरो होगी। देखो इसको सोल्व करने से पहले ये चीज ध्यान रखना, जैसे मान लो तुम i निकाल रहे हो तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट 1 बनाओगे, तो क्या हो जाएगा, अब सोल्व करने से पहले क्या करोगे, इसको सर्किल ड्रॉ करोगे, इसका रेडियस तुम्हारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा, और ये डिफाइन कहां पे नहीं हो रहा, z इज इक्वल टू पाई बाई 2, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी, तो ये कहां पे जाएगा तुम्हारे पास, आउटसाइड जाएगा, तो i तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है, इनसाइड होगा तभी तो अपन सोल्व करेंगे। तो जल्दी से मुझे सोल्व कर, अब तो ठीक है, मतलब सबसे पहले काम क्या करोगे, इसका कोफिशिएंट 1 बनाओगे, है ना। हेडिंग लिखिए, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव। लिख लो इसके अंदर, इफ fz इज एनालिटिक, इफ fz इज एनालिटिक, इफ fz इज एनालिटिक in a simple closed contour C, in a simple closed contour C,
close contour C laying in domain D, laying in domain D, laying in domain D, then for a point within C, लिख लो FNA is equal to factorial n divided by 2 pi iota integration C fz upon z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C fz अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा FNA अपॉन में रिमेंबर ठीक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब nth टाइम डेरिवेटिव, nth टाइम डेरिवेटिव। ठीक, अब देखो यहां पे अगर z माइनस a की पावर 2 है, स्क्वायर है, तो कितनी बार डेरिवेटिव होगा, 1 बार, क्योंकि n प्लस 1 है तो n बार, 3 बार है तो 2 बार, 2 बार है तो 1 बार तुम्हारे पास। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C साइन जेड अपॉन 2z माइनस पाई का स्क्वायर dz, वेयर C z इज इक्वल टू 3। जल्दी से आंसर बताओ कितना आएगा। आंसर इसका देखो अच्छे से, यस, वेरी गुड। ठीक है भाई, इसको कंपेयर, देखो पहले इसको थोड़ा सा मैंने क्या बोला था, सबसे पहले काम क्या करोगे, एक तो इसको बना लो, रेडियस कितना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करोगे, जेड का कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, 4, 2 स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा, C साइन जेड अपॉन में, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको दे देना 1। अब मैं क्या लेता हूं, I1 बोल देता हूं, मैं ओनली बस इसको सोल्व करता हूं, ठीक है। लास्ट में 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन C साइन जेड अपॉन में जेड माइनस पाई बाई 2 का स्क्वायर dz। अब देखो, अगर तुम डायरेक्टली दिमाग में सोचोगे कि हाँ, मन में सोच लोगे कि ये फॉर्मूला होता है, तो गलती होने के चांसेस होंगे।
यहां पे वो फॉर्मूला लिखो, सीधा लिखो कंपेयर विथ, ठीक। किससे कंपेयर करोगे? इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 और यहां पे डी जेड। तो सबसे पहले चेक करोगे साइन जेड इसमें एनालिटिक है या नहीं है। साइन जेड हर जगह एनालिटिक है, जेड बराबर इन्फाइनाइट को छोड़ के, तो इसमें एनालिटिक है। दूसरा, क्या जेड बराबर π/2, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी, जेड बराबर π/2 आउटसाइड आएगा या इनसाइड आएगा? इसके कहीं ना कहीं π/2 मतलब 3/2 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसके इनसाइड आएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में इनसाइड आएगा। तो देखो सभी को फॉलो कर रहा है तुम्हारे पास में, ये जितने भी हैं। तो मैं डायरेक्टली क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है, तो इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास हो जाएगा साइन जेड, ठीक है, और ए आपके पास कितना हो जाएगा? π/2। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो जाएगा I1 = 2 पाई आयोटा इंटू एफ स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना होगा? एफ डैश जेड, और जेड बराबर कितना रख दोगे? π/2, वो लास्ट में रख देंगे, है ना। जेड बराबर ए रखते हैं यहाँ पे, और ए बराबर कितना है तुम्हारे पास? π/2, ठीक। तो देखो 2 पाई आयोटा एफ डैश जेड, एफ जेड कितना है? साइन जेड का, कोस जेड, और जेड बराबर कितना रखोगे? π/2। ये कितना बन जाएगा? I1 कितना बन गया? cos π/2 की वैल्यू 0 होती है ना, तो फ्रॉम 1 I भी कितना बन जाएगा? 0 इज द राइट आंसर, ठीक। ये नोट कर लो, और एक क्वेश्चन मुझे और करके बता दो, ठीक है। मैं ये समझूंगा कि यस आप फिर सारे क्वेश्चन कर सकते हो। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना ना, ये मत बोलना कि सर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। क्या है क्वेश्चन? I = इंटीग्रेशन सी z+1 अपॉन z4 प्लस 2 आयोटा z3, 2 आयोटा z3 dz, और ये आपके पास है c जो है वो है ये मुझे क्वेश्चन सही सही करके बता दो, गलत मत करना।
आंसर बताओ। पाई आयोटा नहीं, कहीं पे मिस्टेक हुआ है, बताओ मुझे, है ना? फंक्शन क्या है? हाँ देखो, फंक्शन अपना बनेगा z+1 में z+2 आयोटा, ये समझे? देखो इधर, इसलिए थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने बोला इसको अच्छे से समझ लो, सही से कैलकुलेशन कर लो तो आराम से बन जाएगा। देखो इधर, इधर देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखो कि ये तुम्हारे पास में 1 रेडियस का सर्किल है, ठीक? सेंटर इसका कितना है और इसका सेंटर है, ठीक है? यहाँ पे भी -1 है, भले ही दिखने में नहीं लग रहा हो लेकिन ये मान के चलना है। नेक्स्ट इसको क्या करेंगे अब? इंटीग्रेशन C z+1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? z³ कॉमन ले लो, z+dzi, ठीक? तो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी z³ = 0 एंड z = -2 आयोटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास में z = 0। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है? तो सीधी सी तुम्हें क्या दिख रहा है? -2 आयोटा तो तुम्हारे पास आउटसाइड रहेगा और 0 इसके इनसाइड रहेगा, तो ये तो आउटसाइड रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो इधर, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? I = इंटीग्रेशन C z+1 में 2 आयोटा अपॉन में z³ dz। अतः इसको ऐसे लिखने के अलावा अगर ऐसा लिखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये समझ में आया? अब इसको कंपेयर किससे करेंगे? कंपेयर विथ किससे? fz अपॉन z-1n+1 dz इंटीग्रेशन C, ठीक? जब इसे कंपेयर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? देखिए यहाँ पे, ये आपके पास आ जाएगा, fz लिखो पहले, fz हो गया z+1 अपॉन z+2 आयोटा, एंड a आपके पास हो गया 0 और n आपके पास कितना हो गया? n+1 बराबर थी तो n बराबर कितना हो गया? ठीक है? सो उस केस में जो i आता है आपके पास वो आता है 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल n, और यहाँ पे f n z और लास्ट में z बराबर a। तो यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा 2 पाई आयोटा अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश z और लास्ट में z बराबर कितना रखोगे? क्वेश्चन नंबर 1। अब तुम्हें क्या करना होगा? ये जो fz है इसका 2 बार तुम्हें डेरिवेटिव करना होगा। तो डेरिवेटिव कैसे करोगे भाई इसका? यस, u अपॉन v से। तो u fz क्या है? z+1 z+2 आयोटा, f डैश z कितना हो जाएगा? ये फंक्शन ऐसे के ऐसे, इसका कितना हो जाएगा? 1 माइनस फिर z+1 ऐसे के ऐसे, इसका 1 अपॉन z+2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास z+2 आयोटा माइनस z कैंसिल आउट हो जाएगा और -1। तो देखो ये आ जाएगा क्या? ठीक। नेक्स्ट एक और क्या करना है तुम्हें? f डबल डैश z, तो 2 आयोटा -1 तो आपके पास ऐसे कैसे रहेगा? इसका एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर आएगा तो -2 अपॉन में यही होगा तुम्हारे पास। इसको थोड़ा और सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा -4 आयोटा, या लास्ट इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मत करो ऐसे, ठीक है? वो लास्ट में देख लेंगे, अपन सोल्व कर लेंगे। -2 आयोटा -1 अपॉन में, क्लियर है यहाँ तक? सो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ? सो फ्रॉम 1, अच्छा नहीं, अभी तो वैल्यू भी रखना है मुझे, f डबल डैश z एट z बराबर 0, है ना? तो कितना हो जाएगा? -2 आयोटा -1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा का क्यूब। तो ये आपके पास हो जाएगा -2 आयोटा -1 अपॉन में -8 आयोटा।
ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा 2 आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आई हो जाएगा भाई 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में, पाई आयोटा, और इसकी वैल्यू कितना रखोगे, आयोटा से आयोटा। इसको चाहो तो यहीं तक कर लो अंदर, या इतना ही बोल दो पाई बाई 4, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो, अगर नहीं है तो इसको नोट कर लो। और नीचे करना है, ये लो, अब तो क्वेश्चन आ गया। और नीचे करना है, कौन से वाले मेथड से, इंटीग्रेशन वाले मतलब से कर सकते हैं इसको। उसी से तो किया है मैंने। नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन वाला डेरिवेटिव वाला इंटीग्रेशन और पीछे वाला। तो उसमें देखो मैंने अपोन में पावर वाला लिखवाया है क्या, क्यूब वाला करवाया है क्या, नहीं करवाया ना, फिर कैसे करोगे इसको भाई। ये तो तब इसके दूसरा तरीका अपन देखेंगे जब अपन रेजिड्यू थ्योरम पढ़ेंगे, वहाँ से पहले आप रेजिड्यू कैलकुलेट करो, लास्ट में 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ज़्यादातर मेथड वही यूज़ में लेंगे एग्जाम के अंदर, वो थोड़ा आसान पड़ता है, बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बताओ मुझे कौन सा बता दो, पावर को भी तोड़ देता। क्लियर है। अच्छा नहीं किया अभी, करो करो उसको जल्दी करो। अच्छा हो गया, हैं नहीं नहीं नोट किया। अच्छा आप कर लो, कोई बात नहीं, बाकी देखो समझ में आना चाहिए चीज़ें। वो डाउट नहीं रहेगा ना आगे कभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैंने तभी तो बोला कि वहाँ पे एक एक लाइन का मतलब है कि एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए है, मतलब एफ जेड तो एनालिटिक होना चाहिए उस रीजन में, और जो जेड माइनस ए पॉइंट है वो एनालिटिक नहीं होना चाहिए। कर लो नोट, आराम से कर लो। वैसे ऐसा क्वेश्चन मतलब आ सकता है, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं आएगा, क्यों, थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो गया। बाकी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आए।
कल अपन इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज द टेलर सीरीज और लोरेंज सीरीज। ठीक है, भले ही लोरेंज सीरीज एग्जाम में ना आए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ना आए, लेकिन उस लोरेंज सीरीज से सिंगुलरिटी निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको सिंगुलरिटी सही सही निकालना है तो लोरेंज सीरीज को अच्छे से समझ लो, आप आराम से निकाल लोगे। जैसे इस बार नेट के अंदर क्वेश्चन आया था इस बार, क्या पूछा था इस बार? पोल ऑफ ऑर्डर 3 वाला क्वेश्चन आया था ना। तो बस देखो, उसमें दो ही तरीके हैं, एक तो लोरेंज सीरीज से, और दूसरा आप उस क्वेश्चन के अंदर अगर फंक्शन, ऐसा फंक्शन दे रखा है जिसका अपन सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो ट्राई करो सबसे पहले उसको एक्सपेंड करने का। एक्सपेंड करते ही तुम्हें पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन वो नेट में आया हुआ है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले क्वेश्चन 100% आपके सही होंगे। तुम्हारा पार्टिकल फिजिक्स में कहाँ तक हो गया था? नहीं, एक लेक्चर तो बचा है, लेकिन क्वार्क्स मॉडल हो गया था। उसका डीकप्लेट वगैरह बताया, टॉप प्लेट और डीकप्लेट मतलब वो डायग्राम बनाए थे, वो भी। अच्छा, वो भी हो गए थे। अच्छा, अब तो तुम्हें मेन तो उसके अंदर पेरिटी हो गया, हेलिसिटी हो गया, इनके बारे में थोड़ा सा बताना है ना। चलिए, हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, उनके बारे में बताना है ना। चलो, एक क्वेश्चन लिखिए आप, होमवर्क है आपके लिए, जो कि नेट में पूछा हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। तो लिखिए, द इंटीग्रल इंटीग्रेशन सी की जगह तुम्हें ये दूसरा नोटेशन दे दिया, मतलब ये भी कंटूर का ही हो गया तुम्हारे पास। z e टू द पावर आयोटा, z e टू द पावर आयोटा पाई z डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में z स्क्वायर माइनस 1 dz। ठीक, अलोंग द क्लोज कंटूर, अलोंग close contour shown in figure, this shown in figure is, ठीक, मतलब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, और कंटूर आपको दे रखा है दिस, ये कंटूर आपको दे रखा है दिस, दिस, दिस एंड दिस। ठीक, डायरेक्शन सही लिखना। ये बोल रहा है दिस इज -1 एंड दिस इज +1, ये लीजिएगा। ऑप्शन भी लिख लो चाहे, 0 2 पाई -2 पाई 4 पाई आयोटा। कैसे करोगे भाई इसको सोल्व? ठीक है, फिर कैसे करोगे? कर सकते हो आप, a अपन b से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा तरीका देखो जिससे मुझे a और b का वैल्यू नहीं निकालना पड़े। ऐसा तरीका देखो, है हाँ, है ना। उसमें देखो, एक बार समझ लो चाहे इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, देखो इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि आपके पास जो i दे रखा है, इसको मैं लिख दूंगा z e टू द पावर आयटा पाई z डिवाइडेड बाई 2
अपॉन में z माइनस 1 अपॉन डी जेड। अब देख लो ये वाला z बराबर -1 किसके अंदर आ रहा है, ये लीजिएगा, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्शन लिखो साथ में, कैसा है डायरेक्शन इसका, क्लॉकवाइज, ठीक, और यहां पे इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा z e टू द पावर आयटा पाई z डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में z प्लस 1 अपॉन में डी जेड। ये किस में आएगा तुम्हारे पास में, ये लीजिएगा, इसको भी तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज बनाओगे तो बाहर माइनस ले लेना। अब इस पूरे को क्या मानोगे आप, एफ जेड। तो चेक कर लो, अब हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं क्या ये एफ जेड, ठीक है, इस टू के अंदर तुम्हारे पास एनालिटिक है या नहीं है, ये तुम्हारे पास हर पॉइंट पे तुम्हें एनालिटिक मिलेगा, ये वाला एफ जेड, क्योंकि फॉर्मूला ही तुम्हारे पास में ये है कि एफ जेड तो एनालिटिक होना चाहिए, और जो नीचे जेड माइनस ए जो भी आता है, इनकी -1 जो आता है वो आपके पास एनालिटिक नहीं होना चाहिए, तो सेटिस्फाई कर रहा है। ये तुम्हारे पास इसके अंदर देखो, क्या ये एफ जेड इसके अंदर, इस वाले के अंदर एनालिटिक है या नहीं है, एनालिटिक है, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब तुम वही फॉर्मूला लगाओगे क्या, 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ ए कितना है यहाँ पे -1, और एफ जेड ये है, तो जेड की जगह क्या रख दोगे यहाँ पे -1 रख देना, इसमें जेड की जगह कितना रख दोगे +1 रख देना, 2 पाई आयोटा से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, समझ आ गया ना। लेकिन यहाँ पे माइनस जरूर ले लेना, क्यों, क्योंकि इसको हम एंटी क्लॉकवाइज में चेंज करेंगे, ठीक है। नेट में पूछा हुआ था, ये हो सकता है एज इट इज क्वेश्चन उठा के दे दे उसके अंदर, क्योंकि बहुत बार ये नहीं देखते हैं कि ये क्वेश्चन का जो लेवल है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं है, क्योंकि उस केस में आपको 180 मिनट में कितने क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस करने होते हैं एक पेपर में, है ना, 180 मिनट्स में, तो उसका क्वेश्चन वैसे नहीं बनता ये, लेकिन फिर भी हो सकता है कई बार ऐसे कैसे उठा के दे देते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी पेपर देखा और उससे पहले भी पेपर देखा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिनका कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, लेकिन अगर किसी ने नेट वेट का अच्छे से पढ़ रखा हो तो ऐसे क्वेश्चंस थे जो बार बार जिन्हें रिवीजन कर रखा है तो एज इट इज क्वेश्चन आंसर लगा सकता है वो, ठीक है। तो तुम्हें भी यही करना है, जो तुम्हारे नोट्स में पढ़ाया जाए उसको अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ और नोट्स को बार बार रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे सिलेक्शन होने के चांसेस तुम्हारे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जितनी बार रिवाइज करोगे, ठीक है। तो बाकी अपन कल देखते हैं, टाइम तुम्हारा 5 बजे का ही रहेगा। अगर पार्टिकल का क्लास होता है तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगा, अगर पार्टिकल का क्लास होता है मैं फ्री रहूँगा तो मैं तुम्हें पहले ही मैसेज कर दूंगा, लगभग 1 घंटे पहले, कि आपका पार्टिकल का क्लास होगा, फिर 5 बजे तो तुम्हारा मैथमेटिकल का स्टार्ट हो गया होगा, ठीक। राहुल तुम्हें समझ में आ रहा है चीज़ें?